प्रधानमंत्री म्यूजियम के सदस्य इतिहासकार रिजवान कादरी ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की कस्टडी में नेहरू से जुड़े कुछ पेपर हैं, उसे पीएम म्यूजियम में और लाइब्रेरी को तुरंत लौटाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस बारे में वो पहले सोनिया गांधी को भी पत्र लिख चुके हैं। ये पत्र एडवीना माउंटबेटन से उनके पत्राचार से संबंधित है। रिजवान कादरी कहते हैं कि मैंने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर रिक्वेस्ट किया था कि नेहरू कलेक्शन से 8 कार्टन विड्रॉ किए गए हैं, उसे वापस संस्था को पहुंचाया जाए या फिर स्कैन करने की अनुमति दी जाए। चलिए अब एक नजर डालते हैं बाजार के हाल पर। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में दबाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स की बात करें तो 385 पॉइंट गिरा, वहीं निफ्टी 100 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में खरीदारी देखने को मिली। तो मार्केट का पूरा हाल अब जानते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, आपसे जानना चाहेंगे कि आज किन सेक्टर में तेजी और कहां मंदी दिखाई दी? जैसे कि आपने बताया कि डेफिनेटली हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में एक दबाव तो डेफिनेटली हमें देखने को मिला है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच एक बार देख लेते हैं कि बाजार में किस तरीके का स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम रहा है। गेनिंग साइड में निफ्टी की बात करी जाए तो डॉक्टर रेड्डी लैब में करीबन 2% का इजाफा देखने को मिला है, इंडसइंड बैंक 1.5%, एचडीएफसी लाइफ 0.5% और साथ ही साथ पावर ग्रिड में भी करीब 0.5% की हमें एक बढ़त देखने को मिली है। लूजिंग साइड में टाइटन का नंबर सबसे पहले आता है, 2% की कमजोरी, अडानी पोर्ट्स 1.5%, हिंडाल्को में 1.5% और इनफैक्ट टीसीएस भी आज करीबन 1.5% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। गेनिंग साइड की बात करी जाए तो ओबरॉय रियलिटी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। इनफैक्ट सारे ही रियलिटी सेक्टर स्टॉक्स देखें हम तो वहां पे अच्छा खासा एक मोमेंटम देखने को मिला है। इनफैक्ट हुडको में 6%, सुंदरम फाइनेंस में हमें 5.5% और डिक्सन टेक्नोलॉजीज में भी करीबन 5% का अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो भारतीय हेक्साकॉम करीबन 1% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। एचपीसीएल में 2% का डाउनसाइड देखने को मिला है। टोरेंट पार में भी करीबन 0.25% और कोलगेट में भी हमें 1.5% की एक कमजोरी देखने को मिली है। शुक्रिया कंचन पूरे मार्केट अपडेट के लिए। एलिक्सर इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता का कहना है कि मजबूत डिमांड के चलते रियलिटी शेयर्स में जोरदार तेजी रही है, लेकिन अब रियलिटी शेयर्स का वैल्यूएशन महंगा हो गया है। आई थिंक रियल एस्टेट में कई महीनों से सालों से हमने तेजी देखी है। उसकी वजह यह है कि देयर इज अपैरेंटली हार्डली एनी स्लो डाउन टेकिंग प्लेस। जो भी हेडलाइन न्यूज़ आ रहे हैं इंडस्ट्री के बारे में, दे आर सजेस्टिंग दैट डिमांड इज़ वेरी स्ट्रांग, प्राइसेस आर होल्डिंग अप। और सबसे बढ़िया बात यह है कि एज यू नो रियल एस्टेट स्टॉक्स की वैल्यूएशन नेट एसेट वैल्यू के बेसिस पे होती है, और जो नेट एसेट वैल्यू है ना, हर क्वार्टर थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है बिकॉज दे आर टेकिंग ऑन न्यू प्रोजेक्ट्स, कुड बी रीडेवलपमेंट, कुड बी लैंड बैंक, कुड बी एग्जिस्टिंग डिस्ट्रेस प्रोजेक्ट्स। इसकी वजह से स्टेडीली जो उनकी नेट एसेट वैल्यू है क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर बढ़ रही है। और जैसे मैंने कहा, आई थिंक डिमांड इज होल्डिंग अप प्रिटी वेल, सो इसके कारण से वी आर सीइंग गुड एपेटाइट फॉर रियल एस्टेट स्टॉक्स। लेकिन वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं इस पूरे सेक्टर में, और जो डिस्काउंट चल रही थी नेट एसेट वैल्यू 1 ईयर अगो, 1.5, 2 years अगो, वो काफ़ी हद तक नैरो हो चुकी है। सो आई वुड रिमेन इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट, पर इस लेवल पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सोचना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी की, जिसमें आज 4% से ज्यादा की तेजी रही है। तो डिक्सन क्यों है आज हीरो ऑफ द डे, बता रहे हैं यतिन मोता। आज डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयर्स फोकस में है। स्टॉक एफएनओ का टॉप गेनर है, और कहीं ना कहीं ये जो न्यूज़ फ्लो है, जहां डिक्सन एक जॉइंट वेंचर फॉर्म करने वाला है वीवो इंडिया के साथ, उसके बाद स्टॉक में बज़ बना हुआ है। ये जॉइंट वेंचर मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बनाया जाएगा, जहां डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ लगभग 51% होल्ड करेगा। कुछ ही दिनों पहले जो ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने भी यही सुझाया था कि जो मैन्युफैक्चरिंग और चाइना +1 की थीम है इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसका एक बेनिफिट डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इनफैक्ट नोमुरा की यहाँ खरीदारी की सलाह है 18,650 के टारगेट्स के साथ, और इनको लगता है कि जो गूगल पिक्सल फ़ोन है और दूसरे स्मार्टफोन्स हैं, उससे काफ़ी अच्छी ग्रोथ और रेवेन्यू पोटेंशियल आता हुआ नज़र पड़ सकता है। इसके अलावा HSBC का भी मानना यही है, उनका टारगेट 16,600 है, वो टारगेट रिव्यू होगा। लेकिन अगर हम बात करें तो 50% की EPS CAGR अगले 2 वित्त वर्षों में HSBC एक्सपेक्ट करता है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में। तो कहीं ना कहीं शानदार अर्निंग्स ग्रोथ और नए नए अनाउंसमेंट्स के चलते डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ का शेयर्स आज बजिंग दिख रहा है। बिटकॉइन में तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। बिटकॉइन का भाव $1,06,000 के पार निकल गया है। तो बिटकॉइन की तेजी को विस्तार से समझते हैं मनीषा गुप्ता से। तो मनीषा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बिटकॉइन की बात करें तो रॉकेट की तरह इसके दाम ऊपर भागते हुए नजर आ रहे हैं।
एक नया दिन और एक नया ऑल टाइम हाइज यहाँ पर बिटकॉइन प्राइसेस के लिए $106,000 का अब यहाँ पर एक बिटकॉइन आज की डेट में है, तो वो 100,000 का लेवल निकालने के बाद लगातार यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आई है। अगर यूएस इलेक्शन से अब तक देखें तो 41% की तेजी बिटकॉइन दिखा चुका है और उसी के साथ बिटकॉइन का जो ओवरऑल मार्केट कैप है वो 2 ट्रिलियन के ऊपर है और ओवरऑल सारी क्रिप्टो करेंसीज देखें तो $3.88 ट्रिलियन की अब ये मार्केट कैपिटल हो चुकी है। एक्चुअली अच्छा खासा पुश हमने यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप को, जो उन्होंने इलेक्शन जीता है उसके बाद से आया है। यूएस प्रेसिडेंट यानी कि ट्रंप ने वीकेंड पे कहा है कि वो बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाना चाहते हैं, तो लेटेस्ट तेजी ऑफ कोर्स वहां से आई। इन एनी केस इलेक्शन से अब तक हमने करीबन 40-42% तक की तेजी बिटकॉइन में आते हुए देखी है। अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर बाकी ऑल्ट कॉइन्स में भी नजर आई है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो यूएस को क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाएंगे, तो क्लियरली काफी सारा सपोर्ट यहां पर क्रिप्टो करेंसीज पे नई गवर्नमेंट शायद लेकर आएगी। फर्स्ट क्वार्टर 2025 उस लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए। अब अगर इंडियन मार्केट्स की बात की जाए तो हमने रिकॉर्ड वॉल्यूम्स 2021 में आते हुए देखी थी। 2022 में लेकिन सरकार ने 30% टैक्स और 1% का टीडीएस लगा दिया, तो वो वॉल्यूम्स जो थी वो 90% गिर गई और सिर्फ 10% तक रह गई। लेकिन इस साल में जिस तरह की तेजी हमने यहाँ पर क्रिप्टो के प्राइसेस में आते हुए देखी है, एक्सचेंजेस हमें बताते हैं कि करीबन 6 to 7 टाइम्स यहाँ पर पार्टिसिपेशन बढ़ा है। नए लोग अब यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। टैक्स तो देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह की बढ़त यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज में देखने को मिली है उसका फायदा यहाँ पर इंडियंस भी उठाते हुए नजर आए हैं। शुक्रिया मनीषा जी इस पूरे अपडेट के लिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। बगैर मंजूरी के लोन देने का धंधा करने वालों पर सख्ती होने वाली है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सरकार एक बिल लाने वाली है और आरबीआई ने इसका ड्राफ्ट सरकार के साथ साझा भी कर दिया है। इस बड़ी एक्सक्लूसिव खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ अब जुड़ गए हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण जी, जानना चाहेंगे क्या एक्सक्लूसिव खबर है आपके पास, और खास तौर पर जो बगैर मंजूरी से लोन देने का धंधा चल रहा है इस पर किस तरह से सख्ती की जा सकती है? दरअसल जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार जो खास तौर से ऐसी कंपनियां हैं जो किसी से मान्यता प्राप्त नहीं है, अनरेगुलेटेड है, लेकिन वो लेंडिंग एक्टिविटी में है, यानी लोगों को, छोटी छोटी कंपनियों को कर्ज मुहैया करा रहे हैं, तो ऐसी कंपनियों पर पाबंदी लगाने की तैयारी में है। और चूंकि ये सारा मामला काफ़ी हद तक रिजर्व बैंक के दायरे में आता है, तो रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के बीच में पहले सलाह मशविरा हुआ और फिर रिजर्व बैंक ने इसका एक ड्राफ्ट तैयार किया इस पूरे बिल का, जिसका नाम दिया है बैनिंग ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड लेंडिंग एक्टिविटीज। तो इसको बंद करने की बात की गई है। इसमें जो गैर मान्यता प्राप्त लेंडिंग कंपनियां हैं उस पर बैन लगाया जाएगा, ऐसी कंपनियों को फाइनेंस करने पर बैन लगाया जाएगा, ऐसी कंपनियों के विज्ञापन पर बैन लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, इसके लिए आप कोई भी दूसरे संस्थाओं से कोई भी लेन देन नहीं कर सकेंगे, इस पर पूरी तरह से बैन लगाया जाएगा। इसके लिए एक अथॉरिटी बनाने का सुझाव दिया गया है। अथॉरिटी पूरा डेटाबेस रखेगी कौन कौन से रेगुलेटेड कंपनियां हैं जिनसे आप लेंडिंग कर सकेंगे। और इसका मुख्य मकसद ये है कि रिजर्व बैंक को भी और वित्त मंत्रालय को भी कई सारे इनपुट्स मिले, जहां पे ये देखने को मिला कि शहरों में ऐसे कुकुरमुत्ते की तरह कंपनियां निकल गई हैं जो बगैर केवाईसी किए, बगैर किसी नॉर्म्स का ध्यान में रखते हुए लोगों को कर्ज देती हैं, जो कर्ज में डूब चुके हैं उनको चुकाने के लिए कर्ज देती हैं। तो पूरा चेन बना हुआ है और इससे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पे काफी बड़ा जोखिम हो रहा है। इसलिए इस बिल को लाने की तैयारी में सरकार है।